क्या आप सोच सकते हैं कि साल 1948 में बना इजराइल, जिसकी जनसंख्या मात्र 85 लाख है। 85 लाख का मतलब समझा आपने? 85 लाख का मतलब है कि ये देश मणिपुर से भी छोटा है। हमारे यहाँ मौनी अमावस्या में जो कुंभ के मेले लगते हैं, उसमें लोगों की भीड़ इतनी हो जाती है कि उसमें ही कम से कम 4 इजराइल समा जाएंगे। अब सोचने वाली बात है ये कि इतनी कम आबादी के बाद भी भैया इजराइल आज इतना पावरफुल है कि इसने खुद को एंटी बैलिस्टिक सिस्टम से लेस कर रखा है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से कवर करने का मतलब है कि अगर किसी देश ने इस पर मिसाइल से अटैक किया तो ये मिसाइल हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये इजराइल की जमीन को छू भी नहीं पाएगी। इसके उलट जिस देश ने इस मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है वो वापस उसी देश की सीमा में जाकर गिरेगा। जी हाँ, इतने छोटे से देश के पास अब अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इस देश में हर 10,000 लोगों में से 120 साइंटिस्ट मिलेंगे, जबकि अमेरिका में यह नंबर केवल 80 है। ये आंकड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में ये देश सबसे आगे है। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के मामले में ये देश एक मिसाल है, क्योंकि इसने अपनी एक्सटिंक्ट मदर टंग हिब्रू, जो कि 1500 ई के पास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, इन्होंने इस लैंग्वेज को रिवाइव कर लिया है। लेकिन आखिर इतने छोटे से देश ने यह मिरेकल किया कैसे? देखिए, इस मिरेकल को समझने के लिए हिस्ट्री में चलते हैं। लेकिन एक मिनट, हिस्ट्री में तो भैया ऐसा कोई देश था ही नहीं। जी हाँ, हिस्ट्री में केवल फिलिस्तीन नामक देश था। उस वक्त आज का पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। बाद में अंग्रेजों ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया था। हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि ब्रिटेन की जहां भी दखलंदाजी रही है दोस्तों, वहां उन्होंने एक देशों के कई टुकड़े करवाए हैं और उनके बीच कभी न खत्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर हमेशा के लिए वहां से चल दिए। इसका एक उदाहरण हमारा देश भी है, जहां जाते जाते उन्होंने इसके भी टुकड़े करा दिए। अब इन्होंने पहले पैलेस्टाइन को कैसे अशांत किया, इसे समझते हैं। देखिए, बात उस समय की है जब पैलेस्टाइन, जिसे फिलिस्तीन भी कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट था। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। उस वक्त कोई इजराइल, कोई गाजा और कोई वेस्ट बैंक नहीं था। सिर्फ एक देश पैलेस्टाइन था, और इसी पैलेस्टाइन में क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज यानी यहूदी रहा करते थे। ये सारे रिलीजन के लोग शांति से रह रहे थे। हालांकि उस वक्त इस इलाके में पीस होने का बहुत बड़ा कारण आबादी का कम होना भी था। लेकिन साल 1915 में सारी कहानी बदल जाती है। यहां से इस पूरे इलाके की डेस्टिनी चेंज होने वाली थी। 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रेंच और अरब रिवॉल्यूशनरी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटेन ने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत अरब रिवॉल्यूशनरी के सामने एक प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल के अनुसार इस युद्ध में अरब को ब्रिटेन का साथ देना था और बदले में पैलेस्टाइन का एरिया अरब को देना था। दूसरी तरफ अरब के रिवॉल्यूशनरी एक यूनिफाइड अरब कंट्री के लिए ऑटोमन एम्पायर से जंग लड़ रहे थे। वो यमन से लेकर सीरिया तक एक यूनिफाइड अरब कंट्री चाहते थे। ब्रिटेन की चालाकी यही नहीं रुकती, बल्कि वो सेम ऑफर जूस को भी देते हैं। एक तरफ अब ब्रिटेन अरब को पैलेस्टाइन देने का वादा करता है और दूसरी तरफ जूस को भी पैलेस्टाइन के पास ही एक अलग देश बनाने का वादा करता है। अब अरबों को एक अलग देश, जूस को भी एक अलग देश के वादे के साथ उन्होंने अपनी चाल का तीसरा तीर चलाया। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि जूस को अपीज कर वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका में जूस की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। अब रियल में क्या हुआ? देखिए, रियलिटी ये थी कि ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ एक सीक्रेट डील साइन कर ली थी, जिसमें यह था कि अगर वो इस युद्ध में जीत जाते हैं तो मिडिल ईस्ट का एरिया फ्रांस और ब्रिटेन आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो युद्ध में जीत होने के बाद सीक्रेट डील के अंडर पैलेस्टाइन का पूरा एरिया ब्रिटेन के पास चला जाता है। साल 1918 से 1948 तक पैलेस्टाइन का इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में रहता है। पूरा पैलेस्टाइन ब्रिटेन की कॉलोनी बन जाता है और इसकी यही स्थिति साल 1948 तक रहती है, जब तक कि ब्रिटेन इस इलाके को छोड़कर नहीं चला जाता है। दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर और उसके फॉलोअर्स ने जूस के खिलाफ नफरत की सारी लाइन को क्रॉस कर दिया था। हिटलर जूस को देखना नहीं चाहता था। उसने लगभग 60 लाख यहूदियों का ब्रूटल मर्डर करवाया। इन 60 लाखों में से 15 लाख केवल बच्चे थे। हिटलर के अनुसार जूस इंसानी नस्ल की ही श्रेणी में नहीं आते थे। हिटलर तो ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मारना चाहता था, क्योंकि वो यहूदी थे। हिटलर के शासनकाल के दौरान यहूदियों यानी कि जूस को बैज लगाकर घूमना होता था ताकि उनकी पहचान हो सके।
अब इस स्थिति में जूस अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में भागने लगे। कुछ को अमेरिका में शरण मिलती है। रेफ्यूजीज की एक बहुत बड़ी जनसंख्या भागकर तब के ब्रिटिश रूल पैलेस्टाइन में जाने लगी। शुरुआत में तो ब्रिटेन ने इनको यहाँ पर आने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने इन जूस रेफ्यूजीज को पैलेस्टाइन को एंटर करने पर बैन लगा दिया। अब इस क्रिटिकल कंडीशन में और दुनिया भर के जूस के खिलाफ हो रही हिंसा से डरे सहमे जूस लोगों ने अपने लिए एक नए देश की मांग करना शुरू कर दिया। यहूदियों द्वारा चलाए जा रहे सेपरेट कंट्री के इस आंदोलन को इजराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बात यही नहीं रुकती, बल्कि साल 1940 के लगभग पैलेस्टाइन लोगों ने भी अलग पैलेस्टाइन देश की मांग करनी शुरू कर दी। इस स्थिति को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ये स्थिति स्पेशली ब्रिटेन के लिए सिरदर्द बन चुकी थी और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को मैनेज करना भैया ब्रिटेन के बस में तो था नहीं। इसलिए ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और फिलिस्तीन के इस इलाके को जलती हालत में छोड़कर वो वहां से भाग खड़े हुए। जब ब्रिटेन ने इस मामले से अपने हाथ खींच लिए और यहां से चले गए, तब ये मामला उस वक्त के यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंचा। यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान बनाया, जिसके अनुसार पैलेस्टाइन का 45% इलाका अरब लोगों पैलेस्टाइन के पास, जबकि 55% इलाका जूस लोगों को देने की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशंस के इस प्लान को जूस लोगों ने तो एक्सेप्ट किया और इस प्लान के तहत 14 मई 1948 को विश्व में एक नए देश की स्थापना की जाती है, जिसका नाम इजराइल रखा जाता है। अब फिलिस्तीन का ही एक शहर है जेरूसलम। अब देखिए, जेरूसलम कोई आम शहर के दायरे में तो आता नहीं है, बल्कि ये एक हॉली प्लेस माना जाता है। इसे पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ये किसी एक मजहब की धार्मिक मान्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इससे 3 मजहबों की धार्मिक मान्यता का कनेक्शन है। इन 3 धर्मों में मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी लोग आते हैं। जेरूसलम से मल्टी रिलीजियस इमोशंस के जुड़े होने के कारण इस शहर को इंटरनेशनल कंट्रोल में रख दिया जाता है। अब इजराइल बन तो गया था, लेकिन इसकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती चली गईं। देखिए, इजराइल के अस्तित्व में आने से उसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। सबसे बड़ा जो असर देखने को मिलता है वो ये है कि पैलेस्टाइन से टूटकर नए नए बने इजराइल के आसपास के जो अरब देश थे वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ अगेंस्ट होते हैं, बल्कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 युद्ध हुए, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि चारों तरफ से हमले का शिकार और न जाने कितने प्रकार के जुल्म का सामना करने के बावजूद इजराइल इन तीनों युद्ध में विजेता साबित होता है। देखिए, कहा जाता है कि जुल्म का अंत होता है और जुल्म का डटकर सामना करने वाला और मजबूती के साथ अपनी स्थिति को दर्ज कराता है। इजराइल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इजराइल की ताकत की कहानी उस पर किए गए चौतरफा हमले में छिपी हुई है। उसके खिलाफ किए गए जुल्म और हमलों ने उसे फौलादी सोच का बना दिया है। उसके पास या तो खत्म होने का ऑप्शन था या तो हर लड़ाई जीतने का। खत्म होना इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके पास सिर्फ जीतने और मजबूत बनने का विकल्प था। इजराइल ने अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अपनी ताकत पर लगाई। इसने सबसे पहले अपने नागरिकों को आर्मी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में नागरिक नहीं बल्कि सेना तैयार करता है। इजराइल की आबादी 85 लाख तो है और इस 85 लाख में 35 लाख तो केवल आर्मी के लोग हैं। इजराइल में हर नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, चाहे औरत हो या आदमी, सभी को इस ट्रेनिंग को करना मैंडेटरी है। अगर औरत है तो उसे 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है और अगर आदमी है तो उसे 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेनी ही होगी। अब हिस्ट्री में हुए इतने जुल्म ने इजराइल को खुद को प्रोटेक्ट करना बेहतर तरीके से सिखा दिया। युद्ध होने या हमले होने की स्थिति से निपटने के लिए इसके पास बेहतरीन प्लान्स हैं। इसने अपने देश को बंकरों से भर रखा है। जैसे ही इनके देश में किसी भी प्रकार का अटैक होगा, वैसे ही इन बंकरों के सायरन बजने लगेंगे। इसने अपने होटल्स को भी ऐसे तैयार कर रखा है कि चाहे इस पर किसी भी चीज से हमला किया जाए, इनका कुछ नहीं होगा भैया। वहां की महिलाओं के पास भी आपको हथियार मिलेंगे। अगर किसी ने इजराइल को छूने की भी कोशिश की तो उसका हारना बिल्कुल तय है। और आज की तारीख में इजराइल हाईटेक सुपर पावर है और वो दुनिया भर में आधुनिक हथियार बेचने के मामले में काफी आगे है और भारत उसके हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हर साल वो करीब 615 अरब डॉलर का हथियार बेचता है। 1985 तक इजराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन एक्सपोर्ट करता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब 2010 में
नेटो देश अफगानिस्तान में जो ड्रोन उड़ा रहे थे वो सभी इजराइल में ही बने थे। इतना ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को मिडिल ईस्ट में अपने एक ठिकाने के रूप में भी इस्तेमाल करती है, जिससे इजराइल को हमेशा उनका साथ मिलता रहता है। खैर, अब ये तो बात हो गई सुरक्षा की, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ डिफेंस और आर्मी को ही मजबूत करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि कई और रीजन्स हैं जिनका मजबूत रहना सुपर पावर बनने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी देश के मजबूती में एक बहुत जरूरी पहलू होता है कि वहां बिजनेस के लिए कैसा माहौल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अब जरा सोचिए कि इजराइल चारों तरफ से उथल पुथल के माहौल से घिरा हुआ है, तो उसका जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी अनस्टेबल है। ऐसे में बिजनेस के लिए ये फेवरेबल माहौल कैसे हो सकता है भैया? तो ऐसा है कि दुनिया के बिजनेसमैन यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के अनुसार इजराइल एक ऐसा स्टेबल देश है जहां जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज आज इजराइल में काम कर रही हैं। नॉस्डेक, जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उसमें लिस्टेड कंपनियों में चीन के बाद सबसे ज्यादा कंपनी इजराइल की हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, स्टार्टअप में सबसे आगे, इनोवेशन में भी सबसे आगे। दुनिया का ये मानना है कि इनोवेशन के मामले में सबसे ज्यादा अगर उन्हें विश्वास है तो वो इजराइल की कंपनियों पर ही है। अमेरिका भी इनोवेशन के मामले में सबसे ज्यादा भरोसा इजराइल पर ही करता है। इसी कारण से इजराइल को सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है। अब यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है कि जो मुल्क 1948 में एग्जिस्टेंस में आया है, आखिर वो इतना जल्दी कैसे इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया? इसका रहस्य इसके रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया में छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है। देखिए, इस जादू की छड़ी का राज इजराइल की जीडीपी में छिपा हुआ है। जी हाँ, इजराइल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका के बाद वो इजराइल ही है जो अपने R&D पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। ये अपने जीडीपी का 4.5% अपने R&D पर ही खर्च करता है। यहाँ पर 10,000 की जनसंख्या पर 120 साइंटिस्ट हैं, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा केवल 80 का है। बात करें अब इनकी इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद, तो दुनिया में सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मानी जाती है, जो कि इजराइल की ही है। इसके दो उदाहरण हैं। साल 1972 की बात है जब म्यूनिख में पैलेस्टाइन टेररिस्ट ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। इसके बाद उस वक्त की प्रधानमंत्री हर एक खिलाड़ी के घर पर गई और इस बात का वादा किया कि हम इसका बदला लेंगे। इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर करीब 2000 टेररिस्ट को मार गिराया और 16 साल तक ये लोग चैन से अब तक नहीं बैठे हैं, जब तक कि इस हमले में शामिल एक एक आतंकवादियों को मार न दिया गया। अब दूसरी घटना, बात है 1976 की, जब युगांडा में इनके कुछ नागरिकों को किडनैप कर लिया जाता है। इस घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इन्होंने नेगोशिएशन करने की जगह पर ऑपरेशन करना सही समझा। इस किडनैपिंग में इजराइल के 54 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इन्होंने चुप्पी साधे रखी और अपनी आर्मी को युगांडा में उतार दिया और अपने सारे के सारे नागरिकों को सेफ्टी रेस्क्यू किया। ये इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की पावर है। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। तो 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल की सारी जनता सो रही थी, तभी अचानक से पूरे देश में सायरन की आवाज गूंज उठती है। ये सायरन किसी हमले के कारण बजे थे। चारों तरफ तेज आवाज और तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। ये आवाज और ये रोशनी किसी जश्न की नहीं, बल्कि हमास के 5000 रॉकेट से किए गए हमले की रोशनी थी। ये हमला इतना तेज था कि इजराइल का पुख्ता और मजबूत डिफेंस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया। इजराइल की एंटी बैलिस्टिक सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 5000 रॉकेट से भी हमला हो सकता है। इस हमले से गुस्साए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है कि ये हमास के साथ हमारी आखिरी लड़ाई होगी। इस घटना के साथ 7 अक्टूबर 2023 को ये लड़ाई की शुरुआत हुई और ये अभी तक भी जारी है। अब जरा इजराइल की साइकोलॉजी समझते हैं। दरअसल इजराइल में यहूदी पॉपुलेशन ज्यादा है और आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ पर कि पूरी दुनिया में मात्र 1,50,00,000 जूस रह गए हैं। भारत में तो ये जनसंख्या करीब 1000 के आसपास है। जब हिटलर ने जूस का हॉलोकॉस्ट किया था तो उस समय उनकी संख्या 90 लाख थी, जिनमें से 60 लाख जूस का कत्ल कर दिया गया था। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जिनकी जनसंख्या विश्व में इतनी कम है और जिस आबादी पर सदियों से ना जाने कितने अत्याचार किए जा रहे हैं, जब खुद की एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, तो खुद के सर्वाइवल की इतनी बड़ी लड़ाई हो, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इजराइल ने खुद को मजबूती के साथ खड़ा रखा है। उसके पास कमजोर होने की लग्जरी नहीं है
अगर वो कमजोर हुआ तो वो शायद दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। इसलिए इजराइल की फिलॉसफी 5 आयरन बॉल पर काम करती है। अब ये 5 आयरन बॉल क्या है? देखिए, पहला है डेटरेंस की पॉलिसी, जिसका मतलब है डरना नहीं, डराना है। सामने वाला अगर आपको किसी भी प्रकार का भय दिखाए तो उससे पहले ही उसे डरा दो। अपनी ताकत का भय दिखाकर कोई आपको नुकसान पहुंचाने का सोचे, उसके पहले ही आप उसको नुकसान पहुंचाने का भय दिखा दो। दूसरा है गिव बेनिफिट टू जूस। इसका मकसद है कि दुनिया के किसी भी कोने में जूस हैं, उनको वापस बुलाओ, उन्हें हर तरह की सुविधा दो, उन पर मैक्सिमम इन्वेस्ट करो ताकि ये कल इजराइल के काम आ सकें। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जूस आबादी में कम होते हैं, लेकिन टैलेंट और ब्रेन के मामले में बहुत आगे। हिटलर के समय कम आबादी के बाद भी जूस जर्मनी के लगभग हर बड़े पद पर थे। जर्मनी के मैक्सिमम रिसोर्स इनके ही ओनरशिप में था। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे। इनके पास इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल पावर बहुत होती थी, जिसके कारण ये आबादी में कम होने के बावजूद किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाते थे। हिटलर का जूस को खत्म करने के पीछे ये भी एक कारण माना जाता है, और वो ये है कि इनकी हमेशा से फिलॉसफी रही है कि पावरफुल कंट्री से अच्छे रिश्ते बनाओ और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करो। हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप इजराइल में ही होते हैं। ये स्टार्टअप की रिसर्च के लिए मुंह मांगी कीमत देता है, और सबसे बड़ी बात, अगर जिस व्यक्ति के प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया जा रहा है और अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उस व्यक्ति से पैसा वापस नहीं मांगा जाता, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट किया जाता है। अब ऐसा किसी देश में नहीं होता है। और पांचवा है विलिंगनेस टू फाइट। इजराइल हमेशा से लड़ने में विश्वास करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम लड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो हमें मरने के लिए तैयार होना होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ लड़ने के जज्बे से काम करना होगा। तो ये थी कहानी एक छोटे से देश इजराइल की सुपर पावर बनने की। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी जरूर कर दें।